अगर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स में मेरे बलबीर कौर वालों सत श्री अकाल सलाम नमस्ते। हाल टॉक शो विच तुहाडा निੱਘਾ ਜਿਹਾ स्वागत है। हर वारी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ हाल टॉक शो विच कुछ ना कुछ खास लैके आने तो अज भी तुहाडे लिए अज खास गैसट लैके आए हैं जो कि NHS इंटरप्रिटिंग सर्विस के वालों ने तो जानकारी देंगे सानू ट्रांसलेशन के बारे, क्योंकि जदों असी किसी होर कंट्री विच हुंदे आ लैंगुएज बैरीयर जिहड़ा हैगा साडे मुद्दे ते काफ़ी असर पांदा है, जिहदा असर साडी हैल्थ के उत्ते हुंदा है। सो बहुत जरूरी हुंदा है कि जिहड़ा इंसान सानू ट्रांसलेट कर रहा है वो चंगी तरह करता होए ते जेकर सानू लोड़ पैंदी है ट्रांसलेशन सर्विस की तो NHS किस तरीके दे नाल ट्रांसलेशन इन हैल्थ केयर दे विच प्रोवाइड की जाती है। अज कुछ इस मुद्दे ते असीं गलबात करांगे ते साडे नाल जुड़े ने NHS वालों आयशा कुरैशी जो कि एक इंटरप्रेटर ने ते अज साडे काशी टीवी दे स्टूडियो दे विच साडे नाल शामिल ने ते इन्हां दा स्वागत करांगे अज असीं अपने काशी टीवी पे। आशा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे काशी टीवी पर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू बलबीर जी, यू आर वेलकम, माय प्लेजर। और आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप ऐसे ट्रांसलेटिंग सर्विस में कैसे आए, क्या आपका कुछ ज़रूरी आप ट्रांसलेट करना चाहते थे या बचपन से आपको शौक था, ये बताएं कुछ अपने बारे में। सबसे पहले बलबीर जी कांची टीवी देखने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते और थैंक यू कांची टीवी एंड बलबीर जी इनवाइटिंग मी टू योर शो। या मोस्ट वेलकम। अब आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि ट्रांसलेटिंग में मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था। लाइक आई हैव बीन वर्किंग विद UN ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। वहाँ पे मैंने लोगों को देखा अक्सर कि उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता था और फिर ट्रांसलेटर के लिए स्ट्रगल और इस तरह से। जब मैं यहाँ आई तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस फील्ड में आऊँगी बिकॉज आई वॉन्टेड टू हेल्प पीपल। मुझे पता था कि लोग किस तरह से उस पेन से गुजरते हैं, आई अंडरस्टूड। तो मैंने सोचा कि चलें इस फील्ड को अपना प्रोफेशन बनाया जाए, शायद इसी तरह से मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। ये तो बहुत अच्छा ज़रिया था। और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से आप एज ए लैंग्वेज यूज़ कर सकती हैं, इवन तो कई लोग नहीं रियलाइज़ करते कि लैंग्वेज उनसे अगर नहीं आती तो उसमें कितना बड़ा बैरियर बन जाता है। स्पेशली जब आप हेल्थ में हो, आपको पता ना हो कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, आपको हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट आ जाती है तो उस मुद्दों पर आपको पता नहीं लगता कि हमें क्या बातचीत करनी चाहिए या कोई हमारी हेल्प करेगा। जैसे अब कोविड-19 है तो लोग इतना डरे हैं क्योंकि कई बार उनको पता नहीं कि किस तरीके से उनको इन बातों का सामना करना चाहिए। एग्जैक्टली, आई थिंक लैंग्वेज जो है वो बहुत मैटर करती है। लोग ये समझते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक नॉमिनल सी चीज़ है, पर इट्स नॉट, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। अब जिस तरह हम हेल्थ केयर में काम करते हैं, लोगों के 100 तरह के मसले होते हैं, कुछ सीरियस चीज़ें होती हैं, कुछ लोग नहीं समझ सकते, लैंग्वेज बैरियर होता है, अब वो हमारे ज़रिए ही लोग समझते हैं। तो आई थिंक लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरीवेयर लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट और ट्रांसलेटर इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। तो आप तो बहुत क्लोजअप हो जाती होंगी कोई जिनसे आपके पेशेंट हैं कई बार, उससे और अपना दरमियान कैसे रख पाती है अगर कोई एकदम अटैचमेंट, क्योंकि कई बार होता है कि रेगुलर आपकी अपॉइंटमेंट किसी पेशेंट के साथ आती है तो एक क्या कहते हैं कि एक अटैचमेंट सा बन जाता है। बलबीर जी, इसमें तो थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है। ऑब्वियसली द थिंग इज़ दैट मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरे पेशेंट्स रिपीट होते हैं, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट हमें रखनी नहीं है बिकॉज दैट्स नॉट प्रोफेशनल। हमारा प्रोफेशन जो है हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हों। सो आई थिंक टू कीप अ स्पेस इज़ नेसेसरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब जाएंगे कि ट्रांसलेटिंग के जो उनसे प्रिंसिपल है, जैसे आपने बताया कि हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल जो उनसे एक अच्छी ट्रांसलेटिंग और उसके क्या क्या मायने होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या है। बताएं फिर हमें क्योंकि कई बार होता है कि ट्रांसलेटर ये कहते हैं कि इससे ये तब्दील हो गया, बट इन डेप्थ हमें ये मालूम नहीं होता कि ट्रांसलेटिंग है क्या। एक्चुअली ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि तर्जुमा करने का अमल, एक ज़बान को दूसरी ज़बान में बोल के बताना या अल्फाज को मुंतकिल करना, उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। और उसमें हम एग्जैक्ट उन्हीं वर्डिंग्स में हमें बताना होता है, हम अपने पास से वर्ड्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये बेसिक प्रिंसिपल है कि आपने एज इट इज़ जो किसी ने आपको बोला आपने वैसे ही बोलना है। सो कोई और नहीं है, जस्ट वर्ड टू वर्ड
आप कहेंगे कि ट्रांसलेटिंग है? आई गेस वर्ड टू वर्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप फिर उसमें मिस नहीं करते कोई भी चीज़। आप अपने पास से कोई वर्ड्स नहीं ऐड कर सकते। एक्सप्लेन आप कर सकते हैं इजी वर्ड्स में, लेकिन आप जो आपको बता दिया गया है, एक मजमून बता दिया गया है, आप उससे हट के बात नहीं कर सकते। सो उस मुद्दे पर आपको गौर रखना पड़ता है कि मैं इस लाइन से उधर ना जाऊं। एज ए प्रोफेशनल कई बार होता है कि जो उनसे हमारे एशियन पेशेंट के साथ जब हम डील करते हैं तो उसमें कई बार इमोशन हमारे अफेक्ट आ जाते हैं, या फिर कल्चर बैरियर की वजह से हम कई बार होता है कि ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। बट फिर एज ए ट्रांसलेटर जो है उसको इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आपने बताया। एग्जैक्टली लफ्ज़ों सारा खेल ही लफ्ज़ों का है ये। गेम इज़ विद लैंग्वेज एंड वर्ड्स। और ट्रांसलेशन में जो है ना, सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो लफ्ज़ों की तरतीब और आइडिया है, और ओरिजिनल जो भी ओरिजिनल आपसे बात की गई है उससे करीब तर होना चाहिए। और मैं एक चीज़ इम्पोर्टेंट समझती हूँ कि बात करने का तरीका, क्लैरिटी और एक आइडिया, ये मैटर करते हैं ट्रांसलेशन के लिए। जितनी आप क्लियर बात करेंगे उतनी जल्दी मरीज़ को बात समझ में आएगी, और जितनी सादा ज़बान इस्तेमाल करेंगे वो मरीज़ के लिए और आसानी है। ट्रांसलेशन का मतलब सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों पार्टीज़, डॉक्टर है या मरीज़ है, उन दोनों को सादा अल्फाज में बात समझ में आनी चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, या वो क्या बात करना चाह रहे हैं, और डॉक्टर क्या समझाना चाह रहा है, या मरीज़ अपनी प्रॉब्लम क्या बताना चाह रहा है। That's the main thing. तो जब एक ट्रांसलेटर या पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है, वो किस तरीके से एक्सेस करते हैं NHS में, कि किस तरीके से ट्रांसलेटिंग की सर्विस का वो यूज़ कर पाते हैं? सबसे पहले तो अगर किसी को ट्रांसलेटर की ज़रूरत है तो वो अपने GP को बताए, GP से रिक्वेस्ट करे अपॉइंटमेंट पे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट करे कि मुझे ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। GP बुक करता है। अगर इन केस भूल गया मरीज़, GP से नहीं बुक हो सका, तो मरीज़ इस तरह कर सकता है कि उसके लेटर के ऊपर लैंग्वेज लाइन का नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे कॉल करके कर ले। फिर भी नहीं हो सका तो आप ऑनलाइन बुक करा लें। और इन इमरजेंसी हमारे पास ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, लैंग्वेज लाइन्स होती हैं, फ़ोन ट्रांसलेटर्स होते हैं, उनको फिर हम इस्तेमाल करके तो हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सो बहुत इजी तरीका है, जैसे आयशा ने बताया कि अगर आपको ट्रांसलेशन सर्विस चाहिए हो तो हेल्थ प्रोफेशन में आप वेरी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। पर जिन लोगों को, हमारे व्यूअर्स को नहीं पता, तो जैसे आयशा ने बताया वेरी इजी एक्सेस है। आपके पास जो लेटर घर पे आता है उस पर नंबर लिखा आता है, कोई भी आपकी OPD की अपॉइंटमेंट है या कुछ भी ऐसा मसला है तो वहाँ पर नंबर ज़रूर होता है जिसके ज़रिए से आप फ़ोन कॉल करके उनसे वो सुविधा हासिल कर सकते हैं। और इसमें यह भी है कि अगर इमरजेंसी केसेस में हम जैसे NHS में लैंग्वेज लाइन जो उनसे वो भी इस्तेमाल की जाती है, तो यहाँ पर अलग अलग रास्ते हैं अगर आपने ट्रांसलेशन सर्विस लेनी हो तो उसके बारे में। और आप बात करेंगे आयशा की आपकी टीम जो उनसी है वो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है और कहाँ पर आप कहाँ पर आप यात्रा करते हैं? हमारी टीम में हमारे मैनेजर्स हैं, वर्क एलोकेटर्स हैं, अराउंड 100 इंटरप्रेटर्स की टीम है हमारी जी, जो मुख्तलिफ एरियाज़ में काम करते हैं। लाइक हमें एक दिन पहले या कुछ अर्सा पहले बता दिया जाता है कि आपने फ़ला OPD में या किसी के घर या आपने किसी GP के पास जाना है, वहाँ पे आपका मरीज़ होगा। इस तरह से हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, हॉस्पिटल्स को भी कवर करते हैं, बाहर कम्युनिटी में भी कवर करते हैं। हमें पहले से बताते हैं, फिर उसके बाद हम जो हमारी बुकिंग का टाइम और डे होता है उस तरह से हम जाके उस जगह पे अपनी खिदमत ऑफ़र करते हैं। सो इसके साथ साथ आप डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ विजिटर्स, ऐसी तो टीम प्रोफेशनल्स के साथ तो काम करते हैं, उसके अलावा आप घरों में भी जाते हैं? बिल्कुल, घरों में जाते हैं। उसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई डिसेबल है, बच्चा है, बड़ा है जी, या मिडवाइफ का कोई विज़िट है, उसके लिए हम जाते हैं। अलग अलग मसलों के लिए हम घरों में भी जाते हैं लोगों के। तो अगर जब आप मान ले जैसे आप हॉस्पिटल में जब हैं तो एज ए फिजियोथेरेपी जब आप करते हैं किसी के साथ, तो उसमें क्या क्या आप पेशेंट के साथ मुआयना करते हैं या क्या क्या उससे बातचीत उस टाइम पर करते हैं, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो उनसे हमारे व्यूअर्स को पता लग जाए कि जब वो एक ट्रांसलेटर को अपने सामने देखते हैं तो उसका मकसद क्या होता है फिजियोथेरेपी में। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है फिजियोथेरेपी में जी, कुछ लोग डर भी रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिजियोथेरेपी इज़ क्वाइट इजी। उसमें सिर्फ एक्सरसाइजेज ही होती हैं। हम मरीज़ को, जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हमें एक्सरसाइजेज बताता है, समटाइम्स हम मरीज़ को करके भी दिखाते हैं कि आपने ऐसे करना है जी।
और उनको बल्कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाती है जब हम भी करके दिखाते हैं उन्हें, तो पता चल जाता है उन्हें कि इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, ईजी चीज़ है, मरीज़ समझ भी जाते हैं और फिर कर भी लेते हैं उसको फॉलो। क्योंकि कुछ लोगों का जहन ये होता है शायद फिजियोथेरेपी में जाएंगे तो शायद कोई मेडिसिन भी मिलेगी या मेडिकल हिस्ट्री भी कोई डिस्कस होगी, हालांकि इस तरह नहीं होता। थोड़ी बहुत होती है डिस्कस, ठीक है, पूछते हैं कहाँ दर्द है, स्टिफनेस है, कुछ भी है, लेकिन मेडिसिन का ताल्लुक नहीं है, इससे दवाइयों का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज होती है। सो ये हमारे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप फिजियोथेरेपी की अपॉइंटमेंट एज ए ट्रांसलेटर आप के लिए बुक किया जाता है, और ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपने फिजियोथेरेपी की आपको ज़रूरत नहीं है तो कैंसलेशन भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल, कैंसलेशन तो लाजमी करनी ज़रूरी होती है ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए स्लॉट बन जाए। जी जी ज़रूर। और थोड़ा सा आप बताएं कि जैसे मिडवाइफ की जो सी अपॉइंटमेंट होती है उसमें आप क्या क्या एक औरत के साथ जब दे आर प्रेग्नेंट एंड एक लंबा प्रोसेस होता है 9 मंथ, उसके बाद का भी एक्चुअली जब आप होम विज़िट भी करते हैं हेल्थ विजिटर के साथ, वो एक सफ़र आप किस तरीके से पेशेंट के साथ इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहली जो अपॉइंटमेंट होती है मिडवाइफ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। उसमें सारी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, पेरेंट्स, एक्सपेक्टेड जो औरत है वो, उसका हस्बैंड, उनकी फैमिली, उनकी सारी हिस्ट्री मालूम की जाती है ताकि अगर कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कोई बच्चा फॉर एग्जांपल स्टिल बर्थ है या किसी को हिप प्रॉब्लम के साथ बच्चा पैदा हुआ है या आई प्रॉब्लम के साथ, ताकि वो अर्ली स्टेजेस पे जो है ना डायग्नोज की जा सके। तो जो बस फर्स्ट अपॉइंटमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद जो है 2 स्कैन्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहला स्कैन जो है उसके अंदर देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है, और जो दूसरा स्कैन है उसमें एडवर्ड्स, पेटोस एंड डाउन सिंड्रोम के बारे में चेक किया जाता है। सेकेंडली, अगर कुछ लोग पीस ऑफ माइंड मज़ीद चाहते हैं तो उनको फिर हम ऑफ़र करते हैं कि ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लें, उसमें भी पता चल जाता है। कुछ ऐसी प्रेग्नेंट औरतें होती हैं जिनको जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उनको रेफ़र करना पड़ता है स्पेशल डायबिटिक नर्सेस के पास जो उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल करती हैं, उनकी सारी थ्रू आउट केयर होती है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है, शुरू से लेके आखिर तक हर तरह की उनको सपोर्ट मौजूद होती है। अगर इन केस वो घर में कोई प्रॉब्लम है उनकी डोमेस्टिक वायलेंस के हिसाब से, तो उसमें भी उनको काफ़ी सपोर्ट दी जाती है। सो दो आप कहने का मतलब है कि जैसे स्टार्टिंग से लेके बर्थ तक, लेबर तक भी क्या वो डिसाइड उसमें भी इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है लेबर वार्ड में, या फिर जहाँ तक उनका सफ़र होता है मिडवाइफ तक की तय होता है उसके बाद उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती? अगर तो कोई इमरजेंसी है, लाइक किसी का अगर सी सेक्शन है, तो उसमें समटाइम्स ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली अब किसी को अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो उसको समझाना तो ज़रूरी है ना कि क्या प्रोसेस आपके साथ होने वाला है। अब इंसान अगर एक सी सेक्शन, इट्स अ काइंड ऑफ ऑपरेशन, अगर इंसान को पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या होने, तो वो फिर आफ्टर इफेक्ट्स को कैसे कोप अप करेगा या सिचुएशन को कैसे कोप अप करेगा। तो ट्रांसलेटर का वहाँ पे भी होना ज़रूरी होता है सामने। इसी से मुझे ये याद आया कि आयशा जो उनसे स्पेशली जब मिडवाइफ की अपॉइंटमेंट होती है, कई औरतें जो उनसे होता है कल्चर वाइज उनकी जो उनसे रूटीन होती है डिफरेंट होती है, खाना पीना उनका डिफरेंट होता है, कई वेजिटेरियन होते हैं जैसे कई हलाल खाते हैं, या ऐसे मुद्दों पर भी कई बार औरत जो उनसे घबराती है बात करने से, या उसको पता नहीं लगता कि मुझे क्या है, क्या बताना चाहिए क्या नहीं। तो उसमें भी ट्रांसलेटर जब जैसे फूड के बारे में बात करते हैं या एलर्जी रिएक्शंस जो उनसे होते हैं उनको उनके मसलों में भी वो मदद कर सकते हैं ट्रांसलेटर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जब हम पहली हमारी होती है अपॉइंटमेंट मिडवाइफ के साथ जी, उसमें मिडवाइफ ये सारा क्वेश्चंस पूछती है कि आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो। इनकेस अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है या कल्चरल वाइज कोई एक फूड नहीं खा सकता जी, तो उसके लिए फिर मिडवाइफ ये गाइड करती है कि आप सप्लीमेंट्स ले लें, मेडिसिन की फॉर्म में ले लें। उससे फिर जो उनकी जो डेफिशिएंसीज है वो कवर हो जाती हैं। सो बेसिकली ब्लड टेस्ट भी हो जाते हैं और फूड का भी हो जाता है। एलर्जी रिएक्शन तो नहीं है, कई बार कईयों के पहले ऑपरेशन भी हुए होते हैं, या फिर डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन भी कईयों के होते हैं, वो भी मसले इसमें पता लग जाते हैं। एग्जैक्टली ये सब चीज़ें जो हैं उसके दरमियान पता चल जाती हैं। सारी बातें जब आप बात करते हैं, बात करने से जब वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो काफ़ी कुछ उनको आइडिया हो जाता है।
सो फर्स्ट अपॉइंटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट, उसके बाद तो जो सी अपॉइंटमेंट होती होंगी वो तो कम टाइम लेती होंगी कि नहीं? एग्जैक्टली फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन लेनी होती है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन बाकी की अपॉइंटमेंट्स जो है फॉलो अप्स होते हैं अगर कोई सीरियस मसला नहीं है तो। अदरवाइज जो है फिर वो उसके लिए प्रॉपर ट्रांसलेटर बुक करके सारी चीज़ डिस्कस की जाती है। तो अब थोड़ा सा हम सीरियस टाइप जैसे हमारे कंडीशंस होती है, कैंसर पेशेंट, उसमें भी जो सा एक योगदान ट्रांसलेटर का बहुत बड़ा होता है, वो इमोशनल भी हो सकता है और कई बार होता है कि हमें एज ए टॉक थेरेपी भी यूज़ किया जाता है, हम रियलाइज़ नहीं कर पाते कि एज ए ट्रांसलेटर की वी आर डूइंग टॉक थेरेपी विद द पेशेंट। तो उस मुद्दों पर आप थोड़ा सा बताएं कि कैंसर पेशेंट जब डॉक्टर आपको बुलाता है ट्रांसलेशन के लिए, कैंसर पेशेंट के लिए, उस टाइम आप किस तरीके से उनसे डील करती हैं? ट्रांसलेशन जो है मैं ये समझती हूँ कि काफ़ी इमोशनल, कैंसर की जो ट्रांसलेशन है काफ़ी इमोशनल होती है। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। पहले तो ट्रांसलेटर का मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है कि वो इमोशनल ना हो, क्योंकि समटाइम्स बहुत इमोशनल फैमिली के साथ जो लोग आते हैं वो काफ़ी इमोशनली रिएक्ट करते हैं जब उनको ये पता चलता है कि जी हमारे बहुत प्यारे को कैंसर है जी। उसके लिए फिर हम आराम से सारी चीज़ को डिस्कस करते हैं उनके साथ, जो भी डॉक्टर बताता है उसी तरह से ट्रीटमेंट के बारे में, थेरेपीज़ के बारे में, जो सर्विसेज उनको अवेलेबल हैं वो सब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई भी चीज़ जो है आप ऑप्ट कर सकते हैं। सो देयर इज़ मैनी थिंग्स जो आप उनको बता सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा पता लग जाता है। तो आगे चलते हैं, जो उनसा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ओपीडी डिपार्टमेंट्स जो उनसे हैं। जी जी ओपीडी डिपार्टमेंट्स में काफ़ी डिपार्टमेंट में होते हैं, थोड़ा सा बताएं कि ओपीडी डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? ओपीडीज आई क्लिनिक है, ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक है, ऑर्थोपेड है, बहुत सारे हैं ओपीडीज। ओके उसमें ये हो जाता है कि गायनी कितने हैं वंस वी स्टार्ट। मैं इसीलिए थोड़ी सी सोच में पड़ गई कि मैं कौन कौन से एक्सप्लेन करके आपको बताऊं कि ओपीडीज तो बहुत सारे। अच्छा ये बताएं कि जो सा आई क्लिनिक होता है उसमें आप किस तरीके से हेल्प करते हैं पेशेंट की? जब भी हम किसी ओपीडी डिपार्टमेंट में जाते हैं सबसे पहले तो हमें रिपोर्ट करना होता है रिसेप्शन पे, ताकि रिसेप्शनिस्ट को पता हो कि हम आ गए हैं। जैसे ही मरीज़ आए वो हमें बता दे या मरीज़ को इन्फॉर्म कर दे कि आपका ट्रांसलेटर वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम मरीज़ के साथ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मरीज़ का आई टेस्ट है, आई टेस्ट करवाया, स्कैन करवाया हमने, उसके बाद फिर स्कैन की डिस्कशन होती है डॉक्टर के साथ। डॉक्टर फिर मेडिसिन का बताते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि पहले आई ड्रॉप्स डालते हैं, उसके बाद जो है उनका स्कैन होता है। इट डिपेंड्स, ये मरीज़ की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कंडीशन है। समटाइम्स हम लोगों को भेजा जाता है सर्जरीज़ के लिए, आई सर्जरी पेशेंट्स के लिए, उनके साथ भी हमें सारा टाइम रहना पड़ता है अनटिल वी हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। उनके जो भी चीज़ें होती हैं उनको बतानी होती हैं कि ऑपरेशन जब हो जाएगा तो आपने कैसे केयर करनी है, और ऑपरेशन जब आपका होना है उसका भी सारा एक्सप्लेन करना होता है कि ऑपरेशन करने से पहले क्या क्या होगा। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन। एक बात है कि जैसे आविल से जो उनसे ट्रांसलेटर होते हैं उनको सारी इंफॉर्मेशन पूरे हॉस्पिटल की होती है कि नहीं? बिल्कुल, ये तो पूरे एक वार्ड में क्या हो रहा है ये भी पता लगता होगा और दूसरे वार्ड में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली चीज़ें तो फिर पता चलती हैं हमें ऑब्वियसली। अच्छा थोड़ा सा हम उस पर बात करेंगे कि थोड़ा मैटर जो सा कोविड का दौरान जैसे चल रहा था उसमें ट्रांसलेटर्स ने किस तरीके से NHS की मदद की, किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान इसमें डाला था? ट्रांसलेटर्स का बहुत मेन रोल रहा है कोविड के टाइम में। हमें प्रॉपर PPEs मिलती थी, प्रॉपर एप्रन्स, प्रॉपर स्क्रब्स, सब कुछ मिलता था, प्रॉपर मास्क्स, और फिर हम जाते थे पेशेंट के पास ट्रांसलेशन के लिए। तो कुछ अजीब सा लगता था उस टाइम पर, अजीब सा था, कुछ काफ़ी स्केरी भी आप कह सकते हो। ऑब्वियसली आप जब किसी को देखो कि सांस नहीं ठीक कर, आपकी क्या
इमोशन डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो उनसे सीरियस थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि ऐसे में जो उनसे ट्रांसलेटर होते हैं उन्होंने कभी काम नहीं किया होता। और एकदम ये जो उनसा मुद्दा सामने आ गया कोविड-19 का, जिसे कभी सोचा ही नहीं, आउट ऑफ ब्लूम जिसे कहते हैं कि वो क्योंकि ये हमारे लिए वाकई एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट वाज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। यूजुअली तो हम वार्ड्स में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, सीरियस लाइक पेशेंट्स, जिस तरह कैंसर के पेशेंट्स हो गए, उनके ऑपरेशन के लिए भी अब जाते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें। लेकिन ये कोविड बहुत एक स्पेशल, आप समझ लें, या डिफरेंट चीज़ समझ लें, ये डिफरेंट एक्सपीरियंस था। सो अलग अलग एक्सपीरियंस वी कैन से कि जो उनसे इस टाइम के ट्रांसलेटर हैं उन्होंने हर तरीके का एक्सपीरियंस कर लिया, बेसिकली हर तरह का एक्सपीरियंस जो है कर लिया हुआ है। हर किस्म के पेशेंट के साथ हम जा चुके हैं। पता होता है तो कि पेशेंट को किस तरह से इमोशनली सेटिस्फाई करना है और उसको कैसे मेंटली सेटिस्फाई करना है। मेन ड्यूटी तो ट्रांसलेटर की ये भी है कि आप मरीज़ को सेटिस्फाई करें, उसको समझ में आ जाए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रीटमेंट है, डॉक्टर क्या कहना चाह रहा है। अगर पेशेंट सेटिस्फाई है, डॉक्टर सेटिस्फाई है, तो इलाज में आसानी हो जाती है। तो इसी से मुझे ये फील हुआ कि जब अब बच्चों के साथ, जैसे बच्चों के वार्ड होते हैं, उसमें किस तरीके से डील करते हैं आशा? बच्चों के साथ तो हम ऑब्वियसली बात नहीं कर सकते। बच्चों के पेरेंट्स साथ होते हैं, पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। जब उन्हें इंग्लिश नहीं समझ में आ रही तो उनको फिर एक्सप्लेन प्रॉपर किया जाता है कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रीटमेंट होगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बच्ची के साथ काम किया, छोटी सी बच्ची थी 2 साल की जी, मुझे भेजा गया उसके साथ वार्ड में, और उसको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था। उसकी माँ को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे मैनेज करे। काफ़ी लंबे सेशंस चले उसके साथ, और फिर बिला आखिर उसको समझाने में हम कामयाब हो ही गए कि उसने किस तरह से मैनेज करना है। बिकॉज़ छोटे बच्चों के लिए समटाइम्स पेरेंट्स को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पहली बात ये कि पेरेंट्स जो है ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि बच्चों के साथ कोई इस तरह का कोई चीज़ है जो कि सपोज़ लाइफ टाइम अगर जा रही है। कुछ पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते, उनको टाइम लगता है, उनको थोड़ी सी उनके साथ थेरेपीज़ करनी पड़ती है, उनको काउंसलिंग करनी पड़ती है समझाने के लिए। तो लेकिन ये एट द एंड यही होता है कि फिर ऑब्वियसली उनको जब एक्सप्लेन करते हैं तो वो समझ जाते हैं पेरेंट्स। सो स्टेप बाय स्टेप कई बारी उनसे बात करनी पड़ती है। क्या वहाँ पर जो उनसे थेरेपिस्ट होती है गेम के ज़रिए भी दिखाते हैं, या नॉर्मल जस्ट पेशेंट के साथ ही आप बातचीत, ज़्यादातर आपको चांस मदर और फादर और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही आप बातचीत ज़्यादा करते हैं? ये भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली, हर तरह की सिचुएशंस होती हैं। ये तो मैंने आपको एक डायबिटीज़ वाली तो एक सिचुएशन बताई, तरह तरह की सिचुएशंस होती हैं। लाइक एक पेशेंट के साथ मैं मिली और उसमें ये था कि पेशेंट के बच्चे को कुछ प्रॉब्लम थी जी, जो कि नेचुरली थी, लेकिन डॉक्टर्स को ये लगा कि नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है, ये घर में ही किसी ने कुछ उसके साथ किया है। तो इस तरह की चीज़ों को फिर एक्सप्लेन करके बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सिनारियो कुछ और होता है लेकिन चीज़ कुछ और होती है। सो इसमें मेंटल हेल्थ के केसेस भी काफ़ी ऐसे होते होंगे जहाँ पर ऐसा सोचा जाता है, या कई बार आपको डिफ़िकल्टी होती होगी कि क्योंकि डॉक्टर्स को भी आपने एक्सप्लेन करना होता है, वहाँ पर आपको पेशेंट को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, और साथ में थर्ड पार्टी जो उनसे वहाँ पर इंटरफेयर कर रही है उसको भी। एग्जैक्टली समटाइम्स इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर है, पेरेंट्स हैं, सोशल वर्कर है, वो 3 वे कन्वर्सेशन चलती है फिर। सो जैसे कि आप कह लें केयर प्लान वगैरह करना, केयर प्लान भी कह सकते हैं आप, बच्चों की कस्टडी भी कह सकते हैं, या आप कह लें सोशल वर्क इन्वॉल्वमेंट जब होती है तो उसमें फिर 3 वे कन्वर्सेशन हो जाती है। वो थोड़ा उसमें थोड़ा सा ना आपको मज़ीद अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि आपने वही एग्जैक्ट चीज़ जो है ट्रांसलेट करनी है और वही आपने मैसेज कन्वे करना है आगे। सो अलग अलग इश्यूज़ पर आपको ये है कि दिमाग के हर कोने खोल कर रखने एग्जैक्टली उस टाइम आपको एक कोना भी बंद हुआ तो फिर ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो सकती है, जिसका क्योंकि ऑब्वियसली पहले टाइम डिफरेंट था आशा, जैसे हम कह लें कि आज से 10 साल पहले ट्रांसलेटिंग सर्विस काफ़ी हद तक डिफरेंट थी, लेकिन अब जो उनसी है उसके कई आसार तरीके बन गए हैं। जैसे आपने बताया कि वीडियो के ज़रिए भी कर सकते हैं आप ट्रांसलेटिंग सर्विस, और फ़ोन के ज़रिए भी होती है, और फेस टू फेस तो होती है। तो उसमें ये है कि अलग अलग तरीक़ों से आप ग्रुप की ट्रांसलेटिंग भी करते हैं, तो उसमें हर एक जब आप ग्रुप में करते हैं तो उसका ध्यान अलग तरीके से रखते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब फेस टू फेस जो है ना ट्रांसलेशन वो इजी है, लेकिन जो ग्रुप में आप ट्रांसलेशन करते हैं उसमें थोड़ा आपको मज़ीद अपनी एफ़र्ट डालनी होती है।
ऑब्वियसली बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि 3 वे कन्वर्सेशन है। 3 वे कन्वर्सेशन, आपको सुनना फिर बताना। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो इकट्ठे ही सारे बोलना शुरू हो जाते हैं, फिर डिफ़िकल्ट होती है, आप डिफ़िकल्टी थोड़ी सी होती है, लेकिन स्टिल हमें तो अपनी जॉब पूरी करनी, हमें तो बताना है जो कुछ भी है। सो कई बार तो आपको ऐसा लगता है कि सारा दिन आप रिपीट कर रही हैं, ऐसा भी लगता है कि एक पेशेंट के साथ, ऐसे हमारी पंजाबी या कह लो भी उर्दू ज़ुबान कुछ ऐसे है जिसके 2-2 मीनिंग भी होते हैं कई बार तो उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वो बार बार जहन में इको हो रहे होते हैं, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, थोड़ा टाइम गुजरने के बाद निकल जाते हैं सिस्टम से आहिस्ता आहिस्ता, होली होली। अच्छा, ऐसे सेफ गार्डिंग जिसे हम कहते हैं कि वनरेबल या वुमेंस के साथ जब आप काम करते हैं ऐसे लो बेस्ड पर, तो उसमें क्या क्या मुद्दों पर ध्यान रखना पड़ता है? वल्नरेबल लेडीज़ की जब आप बात करती हैं तो सबसे पहले हम एक पॉइंट नोट करते हैं, वो है डोमेस्टिक वायलेंस और घरेलू हालात। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने आगे इनको कैसे लेके चलना है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमने बात की मिडवाइफ की, उसमें जब हम क्वेश्चन करते हैं कि घर में आपके कोई अब्यूज़ या कुछ इस तरह की चीज़ तो नहीं है, ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं ये व्यूअर्स को ज़रूर ये कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप बिला झिझक अपनी मिडवाइफ के साथ ये शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये टोटली कॉन्फिडेंशियल होती है एंड वी आर नॉट अलाउड टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन कि हम आपकी फैमिलीज़ के साथ जो है ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। हम आपकी हेल्प ही करेंगे, हम आपको डिस्प्लॉइट नहीं करेंगे। वेरी गुड, ये बात आपने बहुत अच्छी कही आयशा कि कई बार ये सोचते हैं कि हम किसी एशियन से बात करें तो पता नहीं बाहर जाकर 10 लोग औरों को पता लग जाएगी हमारी बात, इसलिए भी कई लोग डरते हैं ट्रांसलेटर से बात करने से कि हमारी बात कहीं बाहर तक ना पहुंच जाए। और कई लोग जो उनसे होते हैं, जैसे जो उनसी वुमेन सफ़र कर रही होती हैं, वो एक रिलीफ भी महसूस करती हैं कि मेरे साथ कोई बात करने वाला यहाँ पर मौजूद है। एक रिलीफ हो जाता है कि क्योंकि जब कई बार होता है जो उनसा अब्यूज़र होता है वो भी साथ में होता है, जैसे कि आपने बताया कि मिडवाइफ की अपॉइंटमेंट में, तो उसमें होता है कि किसी तरीके से वो औरत जो उनसे है कभी ना कभी वो बात बता सकती है ट्रांसलेटर को। एग्जैक्टली। अगर तो साथ में अब्यूज़र मौजूद है तो भी आपके पास फ़ोन नंबर्स आपकी बुक पे लिखे हुए हैं, आप प्लीज़ कॉल कीजिए, अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप खुले दिल से शेयर कर सकते हैं। अगर आप ये समझें कि ट्रांसलेटर वहाँ पे मौजूद है, हमने ट्रांसलेटर के सामने बात नहीं करनी, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि हमारे प्रोफेशनल में ये चीज़ नहीं है कि हम आपकी कोई भी बात जाके बाहर किसी को बताएं। तो इसलिए आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी मिडवाइफ के साथ शेयर कर सकते हैं, हमें बता दें, हम मिडवाइफ को बता देंगे आपके बिहाफ पे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम है। कई बार ये भी होता है कि आप लिख कर भी अपने फॉर्म में जब आप देते हैं मिडवाइफ को कि अपॉइंटमेंट लेटर है, उसमें भी आप स्लिप लिख कर डाल सकते हैं कि आई एम गोइंग थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस, या ऐसा भी आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टेंस। जैसा कि आयशा ने बताया कि जब भी मौका मिले टेलीफोन कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अब तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट फिर भी बहुत अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हेजिटेट होते हैं, वो नहीं बात करना चाहते। लेकिन प्लीज़ आप लोग इस तरह ना करें, ये तो जुल्म वाली बात है। अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी एक दफ़ा दी है, बार बार ज़िंदगी नहीं मिलनी, इसलिए आप अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आपको एक सर्विसेज मिल रही हैं तो आप उसका बेनिफिट ज़रूर लें। डेफिनेटली। और चलेंगे अब कंसेंट फॉर्म जो सा हमारा, उस पर भी बहुत कई बार ये होता है कि कंसेंट फॉर्म जब साइन कर रहे होते हैं उनके अपने भी रिलेटिव्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। ट्रांसलेशन और कंसेंट फॉर्म में क्यों ज़रूरी है कि एक ट्रांसलेटर वहाँ पर हो? सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी कि कंसेंट फॉर्म जो है वो एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है और इसमें फैमिली इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्रोसीजर होना है वो मरीज़ के साथ होना है और उसके प्रोज़ एंड कॉन्स, उसके फ़ायदे नुकसानात सब मरीज़ को बताए जाते हैं पहले कि आपका हम जो भी प्रोसीजर है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडोस्कोपी है, कॉलोनोस्कोपी है, किसी भी किस्म का कोई ऑपरेशन है, उसे करने से पहले डॉक्टर हमेशा मरीज़ को बताता है कि इसका ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। आप अगर एग्री करते हैं अपना ये प्रोसीजर कराने के लिए तो आप इस पेपर पे साइन कर दीजिए। फैमिली इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली का ऑपरेशन नहीं है, मरीज़ का ऑपरेशन है। तो इसलिए मरीज़ को जो है कंसेंट देने दें, उसको सोचने दें
उसकी बेहतरी है, मरीज़ ज़्यादा बेहतर जानता है, क्योंकि जिस चीज़ से मरीज़ गुज़र रहा है वो फैमिली को नहीं पता होती। इमोशनली तो पता होगा, लेकिन जो इंटरनल जो इंसान ख़ुद फील करता है वो ख़ुद ही बता सकता है। और हमारा ये काम है कि हम वहाँ पे सारी चीज़ बता के मरीज़ को तो उसके सिग्नेचर्स लेते हैं, और एज़ ए विटनेस हमें सिग्नेचर करने होते हैं कि हम वहाँ मौजूद थे। और ये चीज़ फैमिली नहीं करती, ये हम ट्रांसलेटर्स की ड्यूटी होती है। सो एक किस्म का पूरा फुली, जैसे बताया कि कंसेंट फॉर्म जो सा एक फुली लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसकी वजह से ट्रांसलेटर को वहाँ पर होना, मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, मैंने आपको बताया ना कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट। अगर इसमें मरीज़ का दस्तखत नहीं है, प्रोसीजर नहीं हो सकेगा। और ना ही अगर ट्रांसलेटर के भी नहीं है तो बिल्कुल एग्जैक्टली, ट्रांसलेटर के भी नहीं है तब भी जो है सो 3 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, डॉक्टर, ट्रांसलेटर एंड पेशेंट। बेसिकली तीनों के सिग्नेचर हो तो फिर ऑपरेशन किया जाता है। जब कंसेंट फॉर्म आयशा कोई साइन कर देता है, क्या वो एक धारा बन जाती है कि उसको वो इलाज कराना ही पड़ता है, या उससे वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है? नहीं, प्रोसीजर से पहले रिफ्यूज़ भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक आप कह सकते हैं कि ज़रूरी चीज़ है, लेकिन आपने नहीं करवाना, बाद में रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। इट डज़ंट मीन कि आपने कंसेंट फॉर्म पे साइन कर दी है, आपका बाद में माइंड चेंज हो गया तो आप नहीं उससे पीछे हट सकते। नहीं, आप बता दें अपने डॉक्टर को, हेल्थ विजिटर को, किसी को भी बता दें जो आपका मुआलिज है कि मैंने ये प्रोसीजर भी फ़िलहाल नहीं कराना या मुझे टाइम चाहिए, आप उसको पेंडिंग कर सकते हैं। सो इट्स लीगल डॉक्यूमेंट, बट आप किसी भी टाइम पर रिफ्यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि जैसे पेशेंट जब वार्ड्स में जाता है तो कहता है कि नहीं, मुझे तो अब नहीं कराना, मुझे इसकी ज़रूरत, कई बार ज़रूरत भी नहीं पड़ती कई मुद्दों पर। तो उसमें ये होता है कि मुनाफा सबका ही होता है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे करवाने का। होता है समटाइम्स, ऐसा होता है कि मरीज़ कंसेंट फॉर्म साइन कर देते हैं, कंसेंट दे देते हैं, लेकिन बाद में उनका माइंड चेंज हो जाता है। तो आप कर सकते हैं अपना माइंड चेंज। We all free to change our mind. Yes. Okay, आयशा बताएं कि आपकी डेली रूटीन जो सी है एज अ ट्रांसलेटर, जब सुबह सुबह आप उठती हैं तो क्या शुरुआत से आपका दिन होता है एज ए ट्रांसलेटर? एज ए ट्रांसलेटर जी, ये कि हमें पहले से ही पता होता है कि हमने कहाँ कहाँ जाना है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी हॉस्पिटल में किसी OPD में है, हम जाते हैं वहाँ रिसेप्शन पे इन्फॉर्म करते हैं कि हम फ़लाँ पेशेंट के लिए आए हैं। अगर वो पेशेंट आया है तो जाके हम इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने आप को कि हम आपकी हेल्प के लिए आए हैं, हम आपके लिए लैंग्वेज बोलेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद हम जाते हैं पेशेंट के साथ, जो भी डिपार्टमेंट है, डॉक्टर से बातचीत करते हैं, बताते हैं, सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं और कोशिश करते हैं कि मरीज़ को सेटिस्फाई कर दें कि डॉक्टर क्या कहना चाह रहा है, डॉक्टर को भी पता हो कि मरीज़ की क्या प्रॉब्लम है। So all day। और एक बात और कहना चाहूँगी, हम लोग से दिन में ये नहीं होता कि एक ही डिपार्टमेंट है, हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। समटाइम्स बीच में होम विजिट्स भी आ जाते हैं। So home visit, community and health centers, hospitals के OPDs, gypsies, we are gypsies, yes. We are everywhere, you will find us everywhere। जहाँ पर आपको उम्मीद नहीं होगी वहाँ पर भी आयशा आपको मिलेगी और आयशा फ्रॉम अ टीम। सो अलग अलग जगह पर आप जैसे जाते हैं तो एक्सपीरियंस भी अलग अलग होता है और आपकी एस्पेक्ट भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि जो से हॉस्पिटल की ट्रांसलेशन जो से वो ज़्यादा हार्ड है कि कम्युनिटी में ट्रांसलेशन हार्ड है? कई कहते हैं अभी जो से मेनली देखने में आया है कि जो सी डॉक्टर्स GP की अपॉइंटमेंट होती है उसमें काफ़ी नॉर्मल बातचीत की जाती है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में होता है तो उसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, इसलिए कि GP की जो अपॉइंटमेंट होती है वो इनिशियल होती है। उसमें आप अपनी सिर्फ सिंपल एक प्रॉब्लम बता देते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। इन्वेस्टिगेट जो है सारा वो तो हॉस्पिटल में होता है ना। तो GP की अपॉइंटमेंट वाकई ही डिफरेंट है हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट से। हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट इन डिटेल होती है, GP की अपॉइंटमेंट जो है वो थोड़ी लिमिटेड होती है, उसमें इतना पता नहीं होता। सारी इन्वेस्टिगेशंस जो है फिर हॉस्पिटल के ज़रिए होती हैं। सो डिपेंडिंग, जैसे कह लें कि अगर गायनी की कई अपॉइंटमेंट्स जो सकते हैं नॉर्मल हेल्थ सेंटर में भी हो जाती है, लेकिन क्या डिफरेंट है जब गायनी की अपॉइंटमेंट एक डॉक्टर के पास हो और या फिर हॉस्पिटल में, उसमें क्या डिफरेंट होगा? उसमें ये डिफरेंस होगा कि GP जो है वो प्रोसीजर्स की ज़रूरत है अगर किसी को, तो GP के पास फैसिलिटी नहीं है। ये फैसिलिटी सारी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो प्रोसीजर्स हैं वो सारे हॉस्पिटल में ही होते हैं। तो इसलिए हमेशा GPs जो हैं पेशेंट्स को हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं ताकि वहाँ पे उनकी मज़ीद देखभाल की जा सके।
और उनके मर्ज़ की तशख़ीस भी की जा सके। सो छानबीन जो उनसे है वो डॉक्टर के पास होती है और पूरा इलाज जो उनसे है वो हॉस्पिटल के ज़रिए से किया जाता है। बिल्कुल, इनिशियल जो है आपका जो प्रॉब्लम है, इनिशियल जो आप अगर सपोज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपने जीपी को बताते हैं और जीपी आपको रेफ़र करता है मज़ीद टेस्ट के लिए, मज़ीद इलाज के लिए और मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस के लिए हॉस्पिटल। सो बहुत हर एक जगह जाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये बात हो जाती है कि नहीं? लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बलबीर जी के इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। लोग शायद इतना नहीं समझते बट दे आर रियली इम्पॉर्टेंट। दिस एक्सपीरियंस रियली मैटर्स और ये जॉब जो है बड़ी अच्छी जॉब है। मैं समझती हूँ लोगों को आना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए लोगों की। जैसे आपने डिसाइड किया कि मैंने अब लोगों की हेल्प करनी है, ट्रांसलेशन एक ज़रिया बनाया, वो अपना अपना एक करियर जब भी हम चूज़ करते हैं आयशा, उसमें कुछ ना कुछ हमें या तो कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ होता है या कुछ अच्छा हमें लगा होता है उसके बारे में, तभी हम लोगों तक भी वो पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे हमें महसूस हुआ उस टाइम पर, या फिर जो कमी हम में रह गई थी उस टाइम पर हम उसको पूरा करना चाहते हैं अपनी एक कैरियर बनाकर उस ज़रिए से। बिल्कुल जी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैंने आपको जैसे बताया ना कि मैं प्रोफेशनली लॉयर हूँ, लेकिन मैं ट्रांसलेशन में इसलिए आई कि मैंने लोगों को देखा, स्ट्रगल करते हुए देखा लैंग्वेज की वजह से। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें लोगों की हेल्प हो सके। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये आइडिया नहीं था कि लैंग्वेज जो है वो इतनी हेल्प कर सकती है लोगों की। बट एनीवेज आई चेंज माई करियर फ्रॉम लॉयर टू ट्रांसलेटर। तो ऐसे आपके काफ़ी ट्रांसलेटर होंगे जो अलग अलग फील्ड से आए होंगे, इज़न्ट इट? बिल्कुल। सो कितनी लैंग्वेजेस है जो ऑल टुगेदर जो उनसे कवर अप करते हैं, स्पेशली इन आवर बर्मिंघम एरिया में कौन कौन सी लैंग्वेज है जिस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है या जो उनसे मेन लैंग्वेज हो, आप वो बताएं। मेन लैंग्वेजेस जी पंजाबी, उर्दू, मीरपुरी, बंगाली, अरबिक, रशियन, यही लैंग्वेजेस हैं जो मेन इस्तेमाल होती हैं बर्मिंघम में। सो मेनली जो उनसे सैंडवेल एंड सिटी हॉस्पिटल में ये लैंग्वेज है, बाकी तो और ऑल ओवर अगर देखें तो अलग अलग लैंग्वेजेस, चाइनीज़ वगैरह या ऐसे भी है, लेकिन मेनली हमारे हॉस्पिटल में जो है वो यही लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं। सो मेनली आप कौन कौन सी लैंग्वेज आप इस्तेमाल में लाती हैं आपने? जी मैं उर्दू, मीरपुरी, पंजाबी, हिंद को इन लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन करती हूँ। सो एवरी डे आपको कोई भी पेशेंट मिल सकता है, सुबह आप कर रही होंगी उर्दू, दोपहर को पंजाबी और हिंदी। बिल्कुल जी, बिल्कुल मल्टी लैंग्वेजेस। सो इसमें ये आयशा मैं जानना चाहूँगी कि जब आप ट्रांसलेट करते हैं, कई बार ये होता है ना कि कभी ऐसा कोई फ़नी हादसा भी होता है कि आप जा रही हो, पेशेंट स्ट्राइट अवे है ना, पहले पंजाबी में बात कर रही हो तो उसके बाद सडनली हिंदी पेशेंट हो तो उससे पंजाबी में बात करनी चालू, वो माइंड जो उनसा कैसे चेंज होता है आपका उस वक्त, या कभी हादसा हुआ है ऐसा कि? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा होता है कि मॉर्निंग में अगर आपको पेशेंट मिला है वो पंजाबी है, दोपहर को आपको पेशेंट मिल रहा है फॉर एग्जांपल, या साथ ही आपकी बैक टू बैक बुकिंग है, पंजाबी आप करके निकलें, आप उर्दू कर रहे हैं। मैं तो ऑनेस्टली ये समझती हूँ कि कैसेट की 2 साइड्स हैं, बस कैसेट चेंज कर लें। अलग से अलग, चलो बढ़िया बात है। सो ये ना जब हम आप ट्रांसलेट करते हैं या जो ट्रांसलेटर एक ट्रांसलेट करता है, उसमें आपको क्या चीज़ है जो ट्रांसलेटर को अलाउड नहीं है करनी? जी, ट्रांसलेटर को सबसे पहले इमोशनली ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो मज़मून एग्जैक्टली डॉक्टर बता रहा है वैसे ही आप उसको मरीज़ को ट्रांसलेट कर दें और जो मरीज़ ने बताया है उसको डॉक्टर को बताएं। उसमें आप अपने पास से कोई एडिशन नहीं कर सकते। आप एक्सप्लेन तो कर सकते हैं सादा अल्फाज में, लेकिन आप मज़मून तब्दील नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आते हैं पेशेंट्स, वो पूछते हैं आपसे पर्सनल कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन हमें अलाउड नहीं है कि हम अपनी भी कोई इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स को दें या पेशेंट्स से हम उनकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें नहीं करनी चाहिए। सो इसमें ये भी होता है कि जब आप एज ए ट्रांसलेटर, कई बार आपसे ये कहा जाता है कि मान लें आप MRI स्कैन के लिए जा रहे हैं, तो कई बार कहते हैं कि आप हमारा पुश कर दें कि व्हील चेयर को, या ऐसे कई हादसे कई बार ऐसे ट्रांसलेटर के सामने आए होंगे जहाँ पर आपको रिफ्यूज़ करना होगा कि ये काम मेरा नहीं है। कि ऐसा भी होता है कि जो उनसी एक्सपेक्टेशन जो उनसी है, हमारे जो उनसे व्यूअर्स देख रहे हैं, कई बार उन्होंने भी कई बार देखा होगा कि कई बार ओवरलोड किया जाता है ट्रांसलेटर को कि आप सिर्फ बात करने आए हैं। हमारा काम सिर्फ
बात ही करना है, हम आपकी और कोई हेल्प नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी किस्म की मदद चाहिए आप रिसेप्शन पे बताएं, आपको हर तरह की मदद मुहैया की जाएगी। वेरी गुड। क्योंकि कई बार देखने में आता है आयशा की जो उनसे ट्रांसलेटर है उनको रिफ्यूज़ किया जाता है कि हमें ये नहीं है। पिछले ट्रांसलेटर जो आया था उसने तो हमारी यहाँ तक मदद की थी, वो तो हमारी व्हीलचेयर भी लेकर आया था। जैसे कि आपने एक स्ट्राइट वे कह दिया कि हम सिर्फ लैंग्वेज यूज़ करने के लिए, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर साथ नहीं है, तो फिर हम ऑब्वियसली हम इतनी मदद कर सकते हैं कि हम रिसेप्शन पे जाके आपके लिए रिक्वेस्ट कर दें कि आपको ये सर्विस ज़रूरत है। और देखें फॉर्म वगैरह भी पहले भी वो पूछ सकते हैं कि अगर उन्हें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो, जैसे कि आप कह दें कि अगर उन्हें व्हील चेयर चाहिए या ऐसा कोई मसला है तो वो टेलीफोन के ज़रिए भी बता सकते हैं। एग्जैक्टली, अगर आपको कोई स्पेशल नीड्स हैं, आप अपनी अपॉइंटमेंट से पहले उस डिपार्टमेंट में फ़ोन करके अपनी नीड्स का बताइए, आपको सब सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। और अब जो उनसा क्वेश्चन है, जैसे कि आप तो 4-5 लैंग्वेजेस, 4 लैंग्वेजेस तो आप बोलती हैं, है ना, तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अलर्ट किस तरीके से अलग अलग पेशेंट देखकर अलर्ट किया जाता है, या फिर लैंग्वेज की अब ये यहाँ पर ये बोलनी है पहले से तैयारी कर लूँ मैं? मेरा ख्याल है कि मेरी पब्लिक डीलिंग काफ़ी हो चुकी है तो मुझे अब प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज़ में जी। जो उनसे मान ले कि कोई जैसे न्यू कमर आया या ट्रांसलेटर में नया आया है, तो उसको क्या करना चाहिए? मैं ऐसे पूछ लेती हूँ आपसे ये क्वेश्चन कि उसको किस तरीके से अपने आप को अलर्ट करना चाहिए? उन्हें चाहिए कि वो जब जाएं ट्रांसलेशंस के लिए तो आप पहले सुने, एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने दें, आप उसको सुने समझें, फिर आप दोनों पार्टीज़ को, डॉक्टर को और मरीज़ को ट्रांसलेट करें, रश ना करें, क्योंकि आप रश करेंगे ना डॉक्टर को समझ आएगी और ना ही मरीज़ का इलाज सही हो जाएगा। कोशिश करें कि पहले जब आप फर्स्ट टाइम आपकी या आपने न्यू कमर हैं आप, तो आप जो है प्रॉपर आप एक्सप्लेन करें सेंटेंसेस में। स्टेप बाय स्टेप छोटे करके। जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं अपनी बात आपको बताती हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे एक्सपीरियंस, ठीक है मुझे पब्लिक डीलिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस नहीं था इतना ज़्यादा। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे जब फील होता था कि ये सेंटेंस मेरे लिए काफ़ी लंबा है, मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकती, तो मैं एक्सक्यूज़ करके मरीज़ को भी कह देती थी, डॉक्टर को भी कह देती थी कि प्लीज़ अगर आप शॉर्ट सेंटेंसेस में बताएं ताकि मैं आपको सही तरह से वो ट्रांसलेट करके समझा सकूं। मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आप लंबे सेंटेंसेस नहीं ट्रांसलेट कर सकते, आप एक्सक्यूज़ कर लें, कोई आपको मना नहीं करेगा। और ये बात भी है आयशा की जो सी हमारी कई जैसे ट्रांसलेशन के कई वर्ड्स जो से हमारी पंजाबी, उर्दू या हिंदी की डिक्शनरीज में नहीं है, जो से मेंटल हेल्थ में कह लें या वैसे कोई बीमारियाँ जो से हैं उनके जो से है राइट वर्ड्स है नहीं हमारी डिक्शनरी में, जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हम ईज़िली उनको करके बता सकें। सो उसको ब्रेकअप तो करना पड़ता है। ब्रेकअप ज़रूर करना पड़ता है। ब्रेकअप आप सादा अल्फाज में, आसान अल्फाज में, ज़रूरी नहीं कि आप उसका एग्जैक्ट ही मीनिंग करें, आप उसको सादा अल्फाज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इंडोस्कोपी में जब पेशेंट जाते हैं उसके बारे में बताएं, क्योंकि कई लोगों को बहुत फोबिया सा हो जाता है कि पता नहीं उन्होंने क्या करना, हमारे साथ इंडोस्कोपी है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इंडोस्कोपी प्रोसीजर जो है वो आपके अपर डाइजेस्टिव ट्रैक के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट के लिए किया जाता है। मरीज़ों को काफ़ी वैसे इसमें एम्बिगिटी रहती है या परेशानी समझ ले रहती है कि पता नहीं हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। ये इतना डिफ़िकल्ट प्रोसीजर नहीं है। जब मरीज़ आता है, मरीज़ को हम पहले ही एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको पेन रिलीफ के लिए हम गैस एंड एयर दे सकते हैं। पेन वैसे आई डोंट नो कि कितनी होती होगी तो मुझे नहीं पता, ये डिपेंडिंग ऑन कि हर एक की बॉडी अपने हिसाब से कोई किस तरह से बेयर कर सकता है। उसमें हम 2 ऑप्शंस देते हैं, सेडेशन की होती है और दूसरी होती है गैस एंड एयर की। उस हिसाब से भी पेशेंट जो है वो अपना चूज़ कर सकता है। और गैस एंड एयर जो है वो कॉलोनोस्कोपी के लिए होती है। सेडेशन अगर लेना चाहे कोई या स्प्रे लेना चाहे वो एंडोस्कोपी के लिए होती है। सो आप पेशेंट को बता देते हैं कि ये चॉइस है, अगर आपने जो भी लेना हो तो आप उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। ऑप्शंस हैं आपके साथ। ऑप्शंस ज़ाहिरी बात है, डॉक्टर ऑप्शन बताता है मरीज़ को हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन है, आप ऐसे जो भी आपको सूटेबल लगती है आप वो चीज़ अडॉप्ट कर लें। तो बाल स्क्रीनिंग के बारे में थोड़ा सा बता दें, जो कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन पता है बाल स्क्रीनिंग क्या है और ये कैसे की जाती है पेशेंट के साथ।
बाउल स्क्रीनिंग जी, पहले तो अगर किसी को 60 से ऊपर जो लोग होते हैं वो उनको अगर वो किट मंगवाते हैं घर, किट में अगर फॉर एग्जांपल कोई ब्लड के ट्रेसेस आए हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया जाता है कॉलोनोस्कोपी के लिए। और उसमें ये होता है कि गैसेनियर ले सकते हैं, सेडेशन ले सकते हैं मरीज़, और जो आपका बाउल ट्रैक है उसमें उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन होती है कैमरे के ज़रिए। उसमें देखा जाता है कि कोई कैंसर तो नहीं बना हुआ, कोई अगर पॉलिप्स हैं तो वो रिमूव कर दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर उन्होंने मज़ीद इन्वेस्टिगेट करनी है, एंडोस्कोप अगर देख रहा है कोई कि कोई प्रॉब्लम है जी, उन्होंने मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना तो वो सैम्पल्स भी ले सकते हैं अंदर से, और वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए फिर डायग्नोस करते हैं कि ये कैंसर के असरात हैं या नहीं हैं। सो अपना वो पूरी इंफॉर्मेशन पैकेज में भी दी जाती है पैसे उसमें। और जब कॉलोनोस्कोपी या एंडोस्कोपी बोथ प्रोसीजर्स में मरीज़ को प्रोसीजर के बाद पूरा बताया भी जाता है कि आपके साथ अब आगे का स्टेप जो है क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आनी है उसमें क्या हो सकता है, या आपको आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और आपने आगे से कैसे कोप अप करना है। अगर सीरियस आफ्टर इफेक्ट्स है तो इमरजेंसी में कॉल करें या इमरजेंसी में आ जाएं। सो अगर किसी ने कंप्लेन करनी हो या फिर कमेंट्स वगैरह करने हो, अच्छे कमेंट्स या बुरे कमेंट्स जिसे हम कहते हैं, कई बार ये देखने में आता है कि दोनों करने होते हैं कईयों ने और कईयों ने नहीं भी करने होते, बट मोर लाइकली जिन्होंने हमारे व्यूअर्स ने कमेंट्स करने हो या कंप्लेन करनी हो इंटरप्रेटिंग के बारे में, वो किस तरीके से कर सकते हैं? जी, हर एक वार्ड के बाहर हर ओपीडी के बाहर एक कमेंट बॉक्स रखा होता है, उसमें आप अपने कमेंट्स जो हैं डाल सकते हैं। कंप्लेन है, कमेंट्स हैं, व्हाटएवर जो भी है आप उसमें डाल सकते हैं। सेकेंडली, आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर है उस पर नंबर लिखा होता है, आप उस पर भी कॉल करके बता सकते हैं। और आप डायरेक्टली अगर फॉर एग्जांपल हम हैं, हमारे बारे में आपने कंप्लेन करनी है तो आप जीपी से भी कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से भी कर सकते हैं। सो जहाँ पर आपको सर्विस प्रोवाइड की गई हो उस मुद्दे पर या उस शख्स के साथ, और उस शख्स के बारे में आपने कंप्लेन करनी है, जैसे कि आयशा की कंप्लेन करनी हो तो अगर आयशा ने आपको सर्विस प्रोवाइड की है तो सीधे फ़ोन करें कि इन्होंने, या फिर अच्छी अच्छी बातें भी बता सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हमारे बारे में कंप्लेन सीख रहे हैं, आप हमारे बारे में अच्छे कमेंट्स भी दे सकते हैं। जी, जो बहुत ज़रूरी होते हैं, लाजमी होते हैं कि अगर हम किसी के बारे में अच्छी बात करते हैं तो हमारे साथ भी ज़्यादा अच्छा ही होता है, isn't it? अच्छा आयशा, बिफोर वी फिनिश है ना, ये मैं जानना चाहूँ कि जिन्होंने एनएचएस में ज्वाइन करना हो एज ए इंटरप्रेटर, वो किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं? आप एनएचएस की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे ट्रांसलेटर्स की जॉब्स निकली होती हैं, वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। सो ऑनलाइन जाकर अप्लाई करें कि क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है इसके लिए? आपके पास यूके की डिग्री होनी चाहिए लाजमी, आपको आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दोनों लैंग्वेजेस, जो भी आप लैंग्वेज अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें आप बातचीत कर सकें और मरीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकें फुली। सो जैसे कि आयशा ने बताया कि जो उनसी डिग्रियाँ लाजमी है, और उसमें ये भी हो जाता है कि अगर आपके पास लैंग्वेज कोई स्किल हो जैसे कि ए लेवल वगैरह, उसके साथ भी आप हासिल कर सकते हैं, या फिर आपका जो सा ओहदा है पहले आपने ट्रांसलेशन जो सी एक्सपीरियंस भी हो तो वो भी। जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस भी काउंट करता है। सो अलग अलग ये अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, जैसे आपका क्राइटेरिया जो सा था डिफरेंट था इसमें आने का। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, मैं एक डिफरेंट फील्ड से आई थी। सो अलग अलग फील्ड से भी लोग आते हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन से भी आते हैं, बट द बेसिक थिंग इज दिस कि आप में इतनी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि आप मल्टीटास्किंग कर सकें, एक टाइम में 2 काम कर सकें। वुमेन्स वैसे भी मल्टीटास्क होते हैं, बट जो से एनएचएस में लॉट्स ऑफ जो से मैन भी ट्रांसलेटर हैं। लास्ट मैसेज हमारे जो से व्यूअर्स को आप क्या देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सर्विस आपके लिए है, प्लीज़ इसको इस्तेमाल कीजिए, सफ़र ना कीजिए। आप अपने आप को ये ना समझें कि हम ये सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकते या हमें पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ये सर्विस आपके लिए, ये आपका हक है, ये सिविल राइट्स एक्ट में भी लिखा हुआ है कि आप ये सर्विसेज फुली अवेल कर सकते हैं, और हर हॉस्पिटल जो है बाउंड है कि आपको ट्रांसलेटर प्रोवाइड करे।
सो थैंक यू सो मच आयशा, आप हमारे शो में आए। हेल्थ टॉक में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि जो सी हमारी ट्रांसलेशन सर्विस है वो फ्री है, जब भी आप चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। और ये सर्विस जो सी आपको आपके जीपी से भी मिल सकती है, हेल्थ क्लिनिक से भी मिल सकती है, जो नर्स आपकी हेल्थ प्रोवाइड करती हैं उनसे भी मिल सकती है। तो यहीं पर हमारा शो यहाँ पर समाप्त होता है। आपसे मिलेंगे अगली बार हेल्थ टॉक शो विद बलबीर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। और मैं अकेला ही चला था सफ़र पर, लोग मिलते गए और एक काफिला बनता गया।